हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एंड द टॉपिक टेकन फॉर टुडे डिस्कशन इज मेटल एंड नॉन मेटल। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि आपके मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं और बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम जानेंगे कि आपके कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, कैटिनेशन, एलोट्रॉपी, उनको भी हम स्टडी करेंगे। उसके बाद आपके आते हैं फंक्शनल ग्रुप, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपका कोरोजन क्या होता है, नेसेसरी कंडीशंस कौन कौन सी है और आप उसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हो, इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई आइडिया नहीं है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, बिगिनर्स केमिस्ट्री में जाकर स्टेबिलिटी क्राइटेरिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो चेक कर सकते हो, जिससे आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो। तो स्टार्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज से। देखिए, मेटल और नॉन मेटल की पहले आपको पहचान आनी चाहिए। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होता है, ये आपको आना ही चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को एक बार देखिए, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी कैन जज वेदर अ गिवन स्पीसीज इज मेटल और नॉट। देखिए, आपने पढ़ा था छोटी क्लासेस में दैट मेटल है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। अगर वैलेंस शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आता है तो आप उसको मेटल कहते हो। एक्सेप्शन अलग चीज़ है, ठीक है। जैसे बोरॉन में भी 3 आता है लेकिन वो मेटल नहीं है। लेकिन बल्क प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ बल्क प्रॉपर्टी वी कैन से दैट मेटल हैव 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। लेकिन बात करूँ नॉन मेटल की, तो नॉन मेटल में आप किसको ले लेते थे? नॉन मेटल में आप लेते हो किसको? देखिए 5 6 और 7 को। 5 6 7 अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन में सॉरी बैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वैलेंस शेल में, तो आप कह देते हो ये क्या है? नॉन मेटल है। 4 इज फॉर मेटलॉइड एंड 2 if fully filled first shell with 2 electrons, then we call it as noble gas in the case of helium, and if it has 8 electron in the valence shell, then in the other cases we call it as noble gases having duplet state, ठीक है। तो वो केसेस अलग है। तो मेटल नॉन मेटल में हम क्या कह रहे हैं? 1 2 3 और 5 6 7 आपने याद रखना है। इससे क्या होगा? देखिए, अगर 1 2 3 है तो डेफिनेटली ये स्पीसीज क्या करेगी? मेटल को सॉरी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। क्लियर? ऐड तो करेगी नहीं, ऐड करने में ज़्यादा एनर्जी ट्रांजेक्शन लगने वाले हैं, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। इसका मतलब मेटल्स के केस में जो आपको मिलते हैं वो होते हैं आपके कैटाइन, आपको मिलते हैं कैटाइन इन द केस ऑफ मेटल्स। लेकिन अगर बात करो नॉन मेटल की, तो ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ड्यूप्लेट नज़दीक है एक्सेप्ट करने से। 5 को सिर्फ 3 चाहिए, 6 को सिर्फ 2 चाहिए, तो ये क्या करते हैं? ये एनायन फॉर्मेशन करते हैं, एनायन फॉर्मेशन। अब जो चीज़ कैटायन फॉर्मेशन कर रहा है, सो डेफिनेटली हम इसको क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। ये आपके क्या हो जाते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीसीज आर दोज स्पीसीज व्हिच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनायंस हो जाएगा आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव, ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रो नेगेटिव, ठीक है। अब अगर कोई चीज़ इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो अगर हम उसको कंडक्टिविटी के टर्म्स में बात करें, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर आपको ये शो करता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। इसलिए मेटल्स को गुड कंडक्टर कहा जाता है, जबकि नॉन मेटल्स आपके इंसुलेटर होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं, उल्टा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहेगा? एक्सेप्ट करना चाहेगा, ठीक है। तो ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से क्या होते हैं? बैड कंडक्टर्स या इंसुलेटर भी आप कह सकते हो, लेकिन ये आपके क्या होते हैं? दे आर डोनेटर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दे आर गुड कंडक्टर्स, ठीक है। तो मेटल आपके गुड कंडक्टर होते हैं। दूसरी बात आती है कि इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं। देखिए, मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है। अगर कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, तो आपको सिर्फ ये इस इक्वेशन की फॉर्म में याद रखना है। मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद एनी ऑक्सीजन with the oxygen, then the oxide formed there is always a basic oxide, ठीक है। वो होता है आपका बेसिक ऑक्साइड। लेकिन अगर कोई नॉन मेटल रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड बनाने के लिए, तो कैसा ऑक्साइड बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी। बेसिक ऑक्साइड क्या करते हैं? पानी में रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप सोडियम का ऑक्साइड लोगे, जो बेसिक ऑक्साइड है, अगर आप रिएक्शन वाटर से कराते हो तो क्या देता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड हमेशा वाटर के साथ क्या देने वाले हैं आपको? हाइड्रोक्साइड। लेकिन एसिडिक ऑक्साइड वाटर के साथ आपको क्या देते हैं? ये आपको देते हैं हमेशा एक एसिड। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आप करोगे तो आपको कार्बनिक एसिड मिल जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि एसिडिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर गिव्स एसिड, बट व्हेन बेसिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर दे गिव यू हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बेसिक ऑक्साइड कौन से है? जहाँ पर मेटल की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, और जहाँ पर नॉन मेटल रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, वहाँ पर क्या होता है? एसिडिक ऑक्साइड। इसका मतलब मेटल की वो प्रॉपर्टी आपको पता लगी क्या? मेटल जब रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ, या मेटल अपना ऑक्साइड कंपाउंड बनाएगा, उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक, और इसका कैसा होगा? एसिडिक, ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बेसिक हैं, ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज आपको आनी ही चाहिए। फिर बात करते हैं मैलिबिलिटी और डक्टिलिटी की।
ठीक है। मैल्यूबल क्या हुआ, डक्टाइल क्या हुआ, इसमें भी आपको कई क्वेश्चन मिल जाते हैं। जैसे सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि मेटल आर मैल्यूबल, व्हाट डज इट मीन्स। ठीक है, ठीक है, आपने पढ़ लिया कि मैल्यूबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, लेकिन आपको अब डेफिनेशन के बेस पर क्वेश्चन ना पूछकर आपको सिंपल एग्जाम्पल के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जैसे आपको दे दिया गोल्ड, जिसका सिंबल होता है आपका ई, और आपसे पूछ लिया कि गोल्ड क्या होता है, मैल्यूबल होगा या नॉन मैल्यूबल होगा, डक्टाइल होगा या नहीं होगा, या ए और बी दोनों सी है या ए और सी दोनों सी। तो आपको पहली बात क्या याद रखनी है कि मेटल्स आर मैल्यूबल एंड मेटल्स आर डक्टाइल, दोनों प्रॉपर्टी मेटल की ही है। देखिए मैल्यूबिलिटी होती है एक प्रॉपर्टी, मैल्यूबल आपने कह दिया मैल्यूबल है, दूसरा आपने कह दिया डक्टाइल है। ठीक, एक हो गया मैल्यूबल, एक हो गया डक्टाइल। तो कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को कहाँ आती है कि शीट वाला आंसर किसका होगा और वायर्स वाला आंसर किसका होगा। पहले समझिए मैल्यूबिलिटी क्या होता है। मैल्यूबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन विच दे कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ शीट्स। आप शीट के फॉर्म में इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब शीट के फॉर्म में इसको ला सकते हो। डक्टाइल का मतलब वायर के फॉर्म में भी इसको बना सकते हो, मतलब बस इतना मेटल था आपने उसका वायर फॉर्म में उसका फॉर्म चेंज कर दिया। मैल्यूबल का मतलब आप उसे शीट फॉर्म में चेंज कर दिया। अब कई बार क्या होता है डक्टिलिटी में चले जाता है आपका शीट वाला फॉर्म, मैल्यूबल में चले जाता है डक्टाइल वो वायर्स वाला फॉर्म, कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, आपने क्रिकेट के बेस पे आप नाम रख सकते हो MS धोनी। ठीक है, सपोज आपको नाम है MS धोनी याद, तो आप MS को याद रखिए, MS। या फिर आपके पास एक सब्जेक्ट था छोटी क्लासेस में मॉरल साइंस, तो आप MS बेस पे उसको याद रख सकते हो। MS मतलब मैल्यूबल शीट। अगर मैल्यूबल क्वेश्चन कहीं पर आता है तो उसका सीधा सीधा आंसर क्या होगा, शीट के बेस पे आपको आंसर देना है। मतलब अगर कोई कह रहा है कि एक्स कोई स्पीसीज है जो मैल्यूबल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्स को हम शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका उल्टा क्या है आपको याद रखना है, जो दूसरा होगा वो क्या होगा आपका वायर फॉर्म में। मतलब देखिए मैल्यूबल मीन्स ड्रॉन इन फॉर्म ऑफ शीट्स, आप इसको शीट्स के फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हो। शीट्स मतलब चादर, चादर के फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, डक्टाइल का मतलब, अब एस का मतलब तो हो गया शीट, तो बचा गया वायर, इसका मतलब कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनटू वायर्स। तो मतलब आप मेटल को वायर्स के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो और शीट फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। ध्यान रखिए ये प्रॉपर्टी केवल मेटल्स की होती है, नॉन मेटल्स की नहीं होती। इसका मतलब आप लिखोगे, अगर मेटल के बेस पर लिखना चाहते हो तो मेटल्स आर नॉन मैल्यूबल एंड मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ठीक है, MS से आप याद रखोगे मैल्यूबल मतलब शीट फॉर्म में और डक्टाइल मतलब वायर्स के फॉर्म में भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रॉपर्टी जो आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की आनी चाहिए, जिस पर आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। देखिए क्वेश्चन का फॉर्म कुछ भी हो सकता है। सपोज आपको कह दिया कि गोल्ड इज मैल्यूबल, गोल्ड इज नॉन मैल्यूबल। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिए, या विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आते हैं। तो आपको ये प्रॉपर्टीज विद डेफिनेशन पता होनी चाहिए ताकि आप इसको इजीली आंसर कर सको। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो उसमें देखिए मेटल में प्रॉपर्टीज़ हो गई। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज एक ऐसी सीरीज है मेटल्स की जहाँ पर आपको ये पता चलता है कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। जैसे देखिए आपके पास है लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंटियम, कैल्शियम, सोडियम पहले आता है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, हाइड्रोजन, देन योर Ag, Au। ठीक, कुछ इतने मेटल्स आपको याद रखना है। ये आपकी एक्टिविटी सीरीज। अब जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन इस बेस पर पूछा जाए, हो सकता है आपको ये पूछा जाए कि द इन व्हाट वे आर द मेटल्स अरेंज इन रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये होता है अपनी रिएक्टिविटी के टर्म्स में। मतलब Li किसको डिस्प्लेस कर सकता है, आराम से पोटेशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन पोटेशियम लिथियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर अगर बात करें तो एल्यूमिनियम जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जबकि जिंक एल्यूमिनियम को इजीली डिस्प्लेस कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस किया था। सपोज आपके पास है कॉपर ऑक्साइड प्लस जिंक और एक है आपके पास जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर, इनमें से कौन सी रिएक्शन प्रोडक्ट देने वाली है। आपके पास एक क्वेश्चन आएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, इनमें से कौन एक आपको क्या देने वाला है, प्रोडक्ट देने वाला है। तो अगर आप बात करें पहले वाले की कॉपर ऑक्साइड और जिंक में, तो आपको ध्यान रखना है दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक। इवन हाइड्रोजन से नीचे आता है आपका क्या, कॉपर। यहाँ पर आपका आता है कॉपर। इसका मतलब जिंक डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को इजीली। तो रिएक्शन का आंसर क्या आने वाला है, जिंक ऑक्साइड प्लस कॉपर। लेकिन यहाँ पर कोई आंसर नहीं आने वाला, मतलब जो रिएक्टेंट है यही आपका प्रोडक्ट होगा। मतलब इस साइड आपको कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों,
क्योंकि कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। रिएक्टिविटी सीरीज सिर्फ इतना बताती है कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस कर सकता है। कॉपर नहीं कर सकता जिंक को। क्यों? क्योंकि कॉपर की जो पोजीशन है वो जिंक से नीचे है, इसलिए जिंक तो डिस्प्लेस कर लेगा लेकिन कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो मोस्टली जो आपको इसमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो तो रिएक्शन बेस पर मिलने वाले हैं, या फिर आपको कहीं कंपैरिजन पूछ लिया जाएगा कि कैन एल्यूमिनियम डिस्प्लेस कॉपर, और आपको पूछ लिया, या फिर कैन कैल्शियम डिस्प्लेस स्ट्रोंडियम वगैरह वगैरह, कुछ इस तरह के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं एग्जाम में ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी सीरीज। लेकिन आपको ध्यान रखना एक्टिविटी सीरीज बताती क्या है, या आपको इतना बताती है कि कोई मेटल किसी को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं। दे आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो इधर की तरफ बढ़ते हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट ऊपर की तरफ। अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे इसको क्या देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब इससे ज़्यादा रिड्यूसिंग एजेंट ये है, मतलब ज़्यादा बेटर काम को करने वाला है ये। मतलब अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो कैल्शियम से बेटर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? सोडियम। सोडियम इज लेस इफेक्टिव कंपेयर टू सोडियम इज मोर इफेक्टिव कंपेयर टू कैल्शियम इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। और नीचे तरफ बढ़ जाते हैं आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, मतलब अगर बात कहूँ तो मैं कह सकता हूँ गोल्ड इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन सिल्वर। क्यों? क्योंकि इसकी पोजीशन नीचे है। तो एक्टिविटी सीरीज आपको रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट रहने वाला है ये भी आपको एक्टिविटी सीरीज बता देती है। लेकिन इससे पहले आपको आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, और इसके लिए भी ऑलरेडी आपके लिए एक वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, आप उसको भी चेक कर सकते हो। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कार्बन की। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन कहा जाता है वर्सेटाइल नेचर। इवन वी से दैट द मोस्ट फ्रेंडली एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज कार्बन। वैसा क्यों कहा जाता है? देखिए, कार्बन को सबसे फ्रेंडली एलिमेंट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कार्बन की टेंडेंसी होती है बॉन्ड्स बनाने की सबसे ज़्यादा। ठीक, एक तो उसका साइज होता है छोटा, आपको ध्यान रखना है, छोटा साइज, ऊपर से टेट्रावैलेंट, मतलब 4 वैलेंसीज है। क्लियर? लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उसका साइज छोटा होता है, वरना बनाने के लिए तो अदर्स भी है। कार्बन वाले अगर आप सीरीज देखो तो कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन, लेड, सारे के सारे टेट्रावैलेंट ही हैं, सब टेट्रावैलेंट है। लेकिन कार्बन ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। क्यों? इसका सिंपल सा आंसर है, कार्बन का साइज छोटा है, तो जब ये बॉन्ड्स बनाता है, चेन्स बनाता है, तो क्या होता है, बल्कि ग्रुप नहीं होता है। बल्कि मतलब हैवीनेस, कोई चीज़ भारी होगी तो अनस्टेबल होगी। लेकिन कार्बन एक हल्का कंपाउंड है, तो इसके मैक्सिमम कंपाउंड्स आराम से बन जाते हैं, और इसीलिए कैटिनेशन शो करता है। इसको पढ़ेंगे कैटिनेशन उसके बाद। लेकिन कार्बन छोटा साइज प्लस एक और पॉइंट क्या है कि ये टेट्रावैलेंट है। दोनों कंडीशंस के कारण क्या होता है, द मोस्ट फ्रेंडली एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज योर कार्बन। टेट्रावैलेंट क्यों कहा? देखिए, कार्बन को अगर आप ब्रेक करोगे कॉन्फ़िगरेशन में, आपको मिलता है 2,4, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब टेट्रावैलेंट। अब आते हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक है, कार्बन की प्रॉपर्टीज़। कई बार आपको पूछा जाता है कार्बन का एड्रेस कैसे ट्रेस करोगे आप। ठीक, तो कार्बन के पास क्या है, देखिए 2,4 है, 2,4 है। तो आपको नंबर ऑफ शेल्स काउंट करने हैं, कितने शेल हैं? 2। इसका मतलब पीरियड नंबर 2, सेकंड पीरियड में आपको कार्बन मिलने वाला है। और किस ग्रुप में मिलने वाला है? देखिए 4। 2 से ऊपर होता है तो हम क्या करते हैं, 10 प्लस कर देते हैं। इसका भी एक शॉर्ट बना रखा है वीडियो में। ठीक है, तो हम अगर 2 से ऊपर होता है तो हम क्या करते हैं, उसको 10 ऐड कर देते हैं। इसका मतलब 4 + 10 14, इसका मतलब 14 ग्रुप। तो अगर आपको कार्बन को पीरियोडिक टेबल में ढूंढना है तो आप सेकंड पीरियड में ढूंढोगे 14 ग्रुप के अंदर, जहाँ पर आपको कार्बन मिल जाएगा। ठीक है, कई बार आपको पोजीशन भी पूछ ली जाती है। तो अब बात करते हैं कार्बन की प्रॉपर्टीज़ की। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपको आनी चाहिए वो है आपका कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है और एलोट्रॉपी क्या होती है, दोनों आपको आनी चाहिए। देखिए, एलोट्रॉपी और कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ चेन्स। ठीक है, एलोट्रॉपी में, सॉरी, कैटिनेशन में आपको याद रखना है चेन्स, शॉर्ट तरीका याद रखने के लिए, और एलोट्रॉपी में याद रखना है फॉर्म। फॉर्म मतलब रूप। ठीक है, तो कैटिनेशन का मतलब है इस पर्टिकुलर एलिमेंट में टेंडेंसी है चेन्स बनाने की। कैसे? देखिए, कार्बन है, टेट्रावैलेंट है, यहाँ है, दूसरा कार्बन आ गया, फिर एक तीसरा कार्बन आ गया, एंड सो ऑन, इट कंटिन्यूज। लेकिन यही काम सिलिकन भी कर सकता है, जर्मेनियम भी कर सकता है, सल्फर भी कर सकता है, लेकिन नहीं करते हैं। क्यों? आंसर मैंने ऑलरेडी आपको बताया, क्योंकि कार्बन होता है लाइटर एलिमेंट, तो इसकी चेन्स क्या होती है, बल्कि नहीं होती, बल्कि मतलब भारी नहीं होती। लेकिन अगर अदर्स की बात करूँ तो उनकी चेन्स क्या होती है, भारी होती है, इसमें कैटिनेशन शो नहीं करते हैं। हाँ, सल्फर शो करता है, लेकिन कहाँ करता है, एक्वस स्टेट में। हो सकता है ये क्वेश्चन आपको पूछ दिया जाए, दैट सल्फर ऑल्सो shows catenation, where it shows catenation, it will show catenation only where when it is in aqueous state. aqueous state में क्या करता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो कर देता है आपका कौन, सल्फर। ठीक है, लेकिन अदर्स शो नहीं करते। सॉरी, नॉट सल्फर, सिलिकन,
सॉरी मिस्टेक, सिलिकॉन, सिलिकॉन नॉट कार्बन, ठीक है। तो जो छोटा एलिमेंट है एक्वस स्टेट में आपका कैटेलिसिस शो कर सकता है क्योंकि वाटर सपोर्ट करेगा। यहाँ पर क्या है, वाटर सपोर्ट करेगा, इसको वाटर की सपोर्ट की जरूरत नहीं है क्योंकि पहले से हल्का है, ठीक है। तो आपको मोस्टली क्या ध्यान रखना है, आपको अगर एक्वस स्टेट वाला सिलिकॉन याद नहीं रखना तो आप सिंपली याद रखिए कि कार्बन आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। तो कार्बन की प्रॉपर्टी पहली है कैटिनेशन, मतलब चेन, आपने याद रखना है चेन से, कैटिनेशन मतलब चेन। एलोट्रोपी का मतलब फॉर्म, फॉर्म मतलब रूप। अब कार्बन के ही कई रूप है, देखिए कार्बन के रूप जो आप पढ़ चुके हो, एनसीईआरटी में आपको बेस्ट डेफिनेशन दिया है। देखिए कार्बन आपको हो सकता है आपको मिल जाए डायमंड के फॉर्म में, ठीक है, डायमंड फॉर्म में आपको मिल जाता है, आपको ग्रेफाइट के फॉर्म में मिल जाता है, और जो न्यूली डिस्कवर्ड है वो आपकी फुलिरीन के फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है, ठीक। तो ये इसके 3 फॉर्म जो आपको आनी चाहिए। पहला फॉर्म है आपका डायमंड, सेकंड है आपका ग्रेफाइट, थर्ड है आपका फुलिरीन। दिस वाज इन्वेंटेड बाय बकमिस्टर फुलिरीन, द साइंटिस्ट नेम वाज बकमिस्टर फुलिरीन, ठीक है। डायमंड की स्पेशलिटी आपको आनी चाहिए। डायमंड क्या होता है, हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग कंपाउंड, ठीक है। तो डायमंड क्या होता है आपका, सॉरी एलिमेंट, नेचुरली हार्डेस्ट अकरिंग एलिमेंट इज डायमंड, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है आपका, डायमंड, सबसे हार्ड आपका डायमंड है। सेकंड नंबर पर भी आपको याद रखना है, सेकंड हार्डेस्ट कंपाउंड इज सिलिकॉन कार्बाइड, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बोरेंडम, ठीक है, इसका नाम है कार्बोरेंडम, ठीक है। सिलिकॉन कार्बाइड आपका सेकंड हार्डेस्ट है जिसको कहते हैं कार्बोरेंडम, क्लियर। तो ये भी क्या आपका हार्डेस्ट है, लेकिन उतना हार्ड नहीं जितना आपके कौन है, डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। लेकिन बात करें इसकी कंडक्टिविटी की तो यहाँ पर कंडक्टिविटी नहीं होती है, दिस इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। लेकिन बात करूँ ग्रेफाइट की, अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो देखिए ग्रेफाइट के केस में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होता है आपके पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कंडक्टिविटी। आपको जहाँ पर भी फ्री इलेक्ट्रॉन वर्ड मिले हैं समझ जाइए बात हो रही है कंडक्टिविटी की, सिंपल कंडक्टिविटी की। मतलब ये पर्टिकुलर चीज़ क्या करने वाली है, कंडक्ट करने वाली है। यहाँ पर क्या शो होगा आपका, कंडक्टिविटी। तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। इस पे जो क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आता है वो क्या आता है, दैट नेम अ नॉन मेटल विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वो आपका कौन है, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट एकमात्र नॉन मेटल है जो कंडक्टिविटी शो करता है। और एकमात्र नॉन मेटल जो आपका लिक्विड स्टेट में रहता है वो आपको याद रखना है ब्रोमीन, ब्रोमीन आपका लिक्विड स्टेट में रहता है। एकमात्र मेटल जो आपका लिक्विड स्टेट में रहता है वो आपका मर्क्यूरी Hg, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि नॉन मेटल में ग्रेफाइट एक ऐसा एग्जाम्पल है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लास्ट आता है आपका फुलिरीन, जो न्यूली डिस्कवर्ड स्टेट है कार्बन की, जिसको डिस्कवर किया था बकमिस्टर फुलिरीन ने। C60 मतलब जितने भी आपके कार्बन होते हैं उसको आप नेमिंग कर देते हो उसके कार्बन नंबर के साथ। मतलब 60 कार्बन की अगर आपके पास कोई सॉसर लाइक अ फुटबॉल इस तरह का शेप है, आप उसको क्या करते हो, जैसे 60 उसमें कार्बन है तो C60, ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर देते हो, उसको नेमिंग कर देते हो। तो आपको थर्ड स्टेट भी याद रखनी है फुलिरीन, मतलब इसमें ज़्यादा स्टडी इतनी नहीं है, लेकिन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से जाते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, और थर्ड स्टेट आपकी फुलिरीन जो कार्बन के फॉर्म्स हैं। ये तो उसकी इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, और ये उसके क्या हुए, फॉर्म्स ऑफ कार्बन, ठीक है। बिना कार्बन के आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ सकते। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कार्बन के बारे में। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो कार्बन उसमें होना मोस्टली क्या होता है, ज़रूरी होता है। इसीलिए कई बार आपको डेफिनेशन दी जाती है दैट हाउ टू डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच कंटेन्स कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन के इतने कंपाउंड हैं कि लगा लीजिए पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही कार्बन कंपाउंड पे बेस्ड है। रीजन, टेट्रावेलेंट और स्मॉल साइज, मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं। तो कह रहे हैं कि मोस्ट फ्रेंडली एलिमेंट पीरियोडिक टेबल, क्योंकि क्या करता है, दुनिया भर के कंपाउंड्स बना लेता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, देखिए फंक्शनल ग्रुप्स। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ एटम्स। ये क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स। ये कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ एटम्स है मतलब ये क्या करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी इंपॉर्ट कर देते हैं किसी कंपाउंड को। मतलब मैंने कहा सपोज मेरे पास है सिंपल CH3, ये क्या है आपका इथेन। अब अगर मैं इस इथेन में एक अल्कोहलिक ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, तो सपोज मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया ROH को, एक अल्कोहल है, तो ये कैसे हो जाएगा, CH3CH2OH प्लस RH। अब इससे क्या करा, इस ग्रुप ऑफ एटम ने, मतलब OH ने, ये ग्रुप ऑफ एटम ही है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। इस ग्रुप ऑफ एटम ने क्या कर दिया, अब जो पहले इस तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा था,
अब वो अल्कोहलिक प्रॉपर्टी शो करने वाला है। मतलब सिंपल सा है कि फंक्शनल ग्रुप आर द ग्रुप ऑफ एटम्स विच इम्पार्ट अ न्यू प्रॉपर्टी टू द रिएक्टिंग स्पीसीज। जो भी से रिएक्ट करता है उस पर्टिकुलर ग्रुप से, कुछ भी हो सकता है, अल्कोहलिक हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है, कुछ भी हो, तो ये क्या करता है, उस ग्रुप को क्या कर देता है, नई प्रॉपर्टी इम्पार्ट करते हैं, इसलिए कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब ये किसी और तरह से फंक्शन करेगा। अभी तक ये किसी और तरीके से फंक्शन कर रहा था, अब फंक्शनल ग्रुप अटैच हो गया, अब एक अल्कोहलिक ग्रुप में फंक्शन करने वाला है। ठीक है, अल्कोहलिक ग्रुप में फंक्शन करने वाला है। तो ग्रुप ऑफ एटम्स, इसमें आपको क्या रखना है, OH के लिए याद रखना है OL। सफिक्स क्या लगता है, OL। इस पर क्वेश्चन करेंगे, लेकिन पहले आप सिर्फ इसको समझिए, OH का मतलब OL। अगर कहीं पर जुड़ जाता है CHO तो आप कर देते हो AL। ठीक है, कहीं पर जुड़ जाए COOH तो आप जोड़ देते हो ओइक एसिड। आप क्या जोड़ दोगे उसमें, ओइक एसिड। फिर कई बार आपको मिलता है कुछ इस तरीके से, इसमें आप क्या जोड़ देते हो, ओन, क्योंकि इसको बोल देते हैं हम कीटोन। ठीक है, इसको बोलते हैं कीटोन। फिर आपके कुछ हैलोजन जुड़ जाते हैं, Cl हो गया, तो क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, कुछ इस तरीके से आपके कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी होते हैं। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, कई बार कुछ सब्स्टिट्यूएंट भी जुड़ जाते हैं, जैसे आपका हैलोजन टाइप के एलिमेंट्स में जुड़ जाए तो फिर उसकी नेमिंग कुछ अलग तरीके से की जाती है। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नेमिंग। इसको उसी में इंक्लूड करने वाले हैं, फंक्शनल ग्रुप वहीं पर इंक्लूड करने वाले हैं। ये तो आपको बेसिक सा बताया कि कुछ फंक्शनल ग्रुप है जो आपको याद होने ही चाहिए, जैसे है। ठीक है, आपको CO वाला जुड़ जाता है, COR' वाला जुड़ जाता है तो आप एस्टर बोल देते हो। ठीक, तो ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम नेमिंग के साथ साथ। ठीक है, कंबाइंड फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं नेमिंग, जहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन फंक्शनल ग्रुप्स का। देखते हैं नेमिंग में आपको पहली चीज़ क्या आनी चाहिए। देखिए, आपको सिंपली कोई कंपाउंड दे दिया जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा कि इसका नेमिंग करिए, इसका नाम बताइए। तो पहले आपको कार्बन के बेस पे याद रखना है। देखिए, कार्बन के नंबर के बेस पे याद रखना है। सपोज कार्बन नंबर है 1 2 3 4 5, मोस्टली 6 तक आप याद करिए, 7 8 भी होते हैं आपके। ठीक है, हेप्टा ऑक्टा ये वगैरह चलते रहता है, लेकिन कम से कम 6 तक आपको याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर आपके पास जुड़ा है एक कार्बन तो आप यूज़ करते हो METH, मिथ। ठीक है, इसके बाद आपको नेमिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि एक कार्बन में मिथ, 2 में आएगा आपका इत। ठीक है, 3 में आपने याद रखना है वर्ड प्रोप, देन 4 में आपने याद रखना है ब्यूट, BUT, देन 5th में आपने याद रखना है पेंटा या पेंट याद रखना है, और 6th में आपने याद रखना है हेक्स, पेंटा नहीं पेंट। ठीक है, ये वर्ड आपने याद रखना है। मतलब कहीं पर एक आपको कार्बन दिख जाता है तो आपने मिथ यूज़ करना है, इथ यूज़ करना है, प्रोप यूज़ करना है, ब्यूट, पेंट, हेक्स, अप टू 6 आप याद रखिए कम से कम। ठीक है, 10th लेवल के बेस पर। 12th लेवल में भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह के कंपाउंड बनाए जाते हैं। जैसे बेंजीन है वो भी 6 कार्बन की है, तो कम से कम 6 कार्बन आपको आना ही चाहिए, इसलिए 6 कार्बन तक बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको देखना है नंबर ऑफ बॉन्ड्स, टाइप ऑफ बॉन्ड। अगर सारे बॉन्ड आपके सिंगल हैं, सारे ही बॉन्ड आपके सिंगल हैं तो आपने यूज़ करना है ANE। अगर सारे ही बॉन्ड आपके सिंगल हैं तो आपने यूज़ करना है ANE। अगर कहीं पर कोई डबल बॉन्ड आ जाता है तो आपने यूज़ करना है ENE। और अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो आपने यूज़ करना है YNE। इतनी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब इसके बाद नेमिंग करना बड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, और यहाँ पर एन, इन या आइन। अगर एन या आइन आ जाता है तो आपको नंबर भी बताना पड़ता है। ठीक है, इस केस में नंबर डिफॉल्ट है, जरूरी नहीं है, लेकिन डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर भी आता है तो आपको नंबरिंग बतानी पड़ेगी। नंबरिंग कैसे करके बताएंगे। सपोज मैं पहले लेता हूँ सिंपलेस्ट कंपाउंड कार्बन का, जिसका एक ही कार्बन है, तो इसकी वैलेंसी होती है 4, सेटिस्फाई करेगा हाइड्रोजन 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए कार्बन कितने हैं, 1 है, तो आइए जरा यहाँ पर 1 का मतलब मिथ, तो आपने लिखा METH, मिथ आपने लिख दिया। अब बॉन्ड देखिए क्या कहीं पर कोई डबल बॉन्ड है, नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, सारे सिंगल हैं। सिंगल का मतलब एन जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, मीथेन। तो ये आपका क्या हो गया, नाम इसका क्या हो गया, मीथेन। इसका सिंपल नाम क्या हो गया, मीथेन। ठीक है, एक और कंपाउंड लेते हैं जो आपका सिंगल बॉन्ड का हो। देखिए सपोज मैंने आपके पास ले लिया 3 कार्बन 2 3। ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाई करना जरूरी है। देखिए इस कार्बन ने एक वैलेंसी सेटिस्फाई डिस्ट्रॉय कर लिया अपनी किसके साथ, दूसरे कार्बन से बॉन्डिंग बनाने में। 4 थी तो कितने हुए, 3 बचे। 3 क्यों बचे, फिर से समझिए, कार्बन ने क्या करा, एक बॉन्डिंग यहाँ बना ली, इसका मतलब एक कमी आ गई। अब क्या लिखाओगे, H H और H। यहाँ पर इस कार्बन ने एक यहाँ 2 खत्म हो गए तो कितनी बची, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने एक खत्म करी तो एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। अब एक बार आपने कंपाउंड बना लिया, अगेन यहाँ पर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो चले जाओ 1 2 3 कार्बन मतलब प्रोप।
तो लिख दीजिए PROP, प्रॉप आपने लिख दिया। अब देखिए क्या सारे सिंगल बॉन्ड है, सारे के सारे सिंगल है, तो आप क्या जोड़ोगे ANP, इसको बोलते हैं प्रोपीन, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपीन। अब बात करते हैं किसी डबल बॉन्ड वाले की, ठीक है। डबल बॉन्ड लेते हैं, सपोज ले लिया आपने C डबल बॉन्ड C और C, कुछ ऐसा आपने ले लिया। पहले वैल्यू सेटिस्फाई करते हैं। देखिए यहाँ पर होने वाला आपका CH3, क्यों, क्योंकि 3। अब सीधे आप क्या करें, कंडेंस फॉर्म में से लिख रहे हैं। कार्बन में 1 2 3 कितना मिलेगा, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन, 1 2 3 केवल एक हाइड्रोजन, एक ही करा दो CH3। अब आपने कंपाउंड बना लिया। अब आपने क्या करना है, अब आपको नंबरिंग देना कंपलसरी। अब आप चाहो तो 1 2 3 4 ऐसे दीजिए, या 1 2 3 4 इस तरीके से, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, डिपेंड करेगा उसके स्मॉलेस्ट नंबर पर, वो हम बात करेंगे इसके बाद। देखिए 1 2 3 4 या फिर 1 2 3 4, ठीक है। अब आपने देखना है कि किन दो नंबरों के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है। देखिए अगर मैं ऊपर से आता हूँ तो कहाँ मिल रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है 2 और 3 के बीच में, और अगर मैं यहाँ से आ रहा हूँ तो भी आ रहा है 2 और 3 के बीच में। इसका मतलब यहाँ पर आप दोनों तरफ से नंबरिंग कर सकते हो, चाहे तो ऊपर से करिए, चाहे तो नीचे से नंबरिंग कर सकते हो। क्यों, क्योंकि दोनों टाइम्स में आपका डबल बॉन्ड कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो अब या तो ये वाली नंबरिंग कर लीजिए या नंबरिंग कर लीजिए, दोनों में क्या है, सेम। और इसमें हम क्या करते हैं, नंबरिंग के लिए जो आपको नंबर दिखाना पड़ता है वो होता है जिन दो एटम्स, जिन दो कार्बन नंबर के बीच में आपका डबल बॉन्ड आ रहा है उसमें छोटा नंबर हम पिक कर लेते हैं। मतलब अगर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है तो मैं किसको पिक करूँगा, 2 को, मैं 2 को पिक करूँगा। क्यों, छोटा नंबर 2। इसका नाम क्या होने वाला है, देखिए 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट, BUT, ये तो मैंने लिख दिया 4 कार्बन के लिए। डबल बॉन्ड है तो डबल में क्या लिखना है, इन, ये हो गया आपका ENE। और नंबर देना जरूरी है, जैसा मैंने आपको कहा कि डबल ट्रिपल में नंबर देना जरूरी है। तो अब की बार कहाँ पे आ गया आपका 2 पे, तो इसका नाम क्या हो गया, ब्यूटीन 2। बहुत सिंपल है, ब्यूटीन 2। अब लेते हैं सपोज ट्रिपल बॉन्ड का लेते हैं आपकी बार, और उसमें नंबरिंग भी अलग कर लेते हैं ताकि नंबरिंग में आपको क्लैरिटी दे। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 5 कुछ ऐसा ले लिया, और मैंने लिख दिया ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर, या सॉरी यहाँ पर लिख दो, ट्रिपल बॉन्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। कनेक्ट करिए जरा सिंगल बॉन्ड से। अब देखिए यहाँ पर आएगा H, यहाँ पर एक भी नहीं आएगा, क्यों, 1 2 3 4 सारी वैलेंसी खत्म, ठीक है। इस कार्बन की 2, यहाँ पर आ जाएगा H2, यहाँ पर आएगा H2, यहाँ पर आएगा H3, ठीक है। इस तरह से आपने लिख लिया। फिर मैं वही कह रहा हूँ, नंबरिंग आप कहीं से भी करिए, पहले तो आप कहीं से भी चॉइस ले लीजिए, 1 2 3 4 5, एक बार आपने यहाँ से ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। नंबरिंग में दो तरफ से ले ली। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ किसके बीच में रहा है, अगर यहाँ बात करूँ तो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है 4 और 5 के बीच में। वेरी इजीली यू कैन नोटिस दैट इट इज बिटवीन 4 and 5। यहाँ से बात करता हूँ तो 1 और 2 के बीच में। अब देखिए आपने क्या देखना है, आपने देखना है किसका सम सबसे छोटा आ रहा है। जब इस तरह के क्वेश्चन फंस जाते हैं हम क्या करते हैं, सम देखते हैं, यानी 1 + 2 = 3, 4 + 5 = 9, तो छोटा नंबर चूज करना है। यहाँ पर भी छोटा नंबर ही आंसर है, तो 1 + 2 मतलब ये वाली नंबरिंग में चूज करने वाला हूँ, 1, 2 वाली, ना कि 4, 5 वाली। क्यों, 4, 5 वाली में नंबर दे दिए क्या, 9। दिस इज कॉल्ड एज लोएस्ट सम रूल, ठीक है। तो 1 2 वाली में क्या हुआ, ये वाली में चूज करने वाला हूँ, कौन सी, इसका मतलब ये वाली नंबरिंग सही है, ये वाली नंबरिंग गलत है, ठीक है। अब देखिए इसका नेमिंग करना है, 5 कार्बन मतलब PENT, इतना तो क्लियर होगा, आपको पेंट लिख दिया, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है, डबल नहीं है, ट्रिपल है, तो क्या जोड़ना पड़ेगा, YNE, पेंटाइन। और नंबरिंग क्या आएगी इसकी, 1 और 2 के बीच में आया, जैसे वहाँ डबल बॉन्ड के बीच में आया था 2 और 3 के बीच में, तो वहाँ पर छोटा नंबर लिया था, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, छोटा नंबर, तो ये हो जाएगा पेंटाइन 1। इस तरीके से आप नॉर्मल कंपाउंड्स की नेमिंग आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है अगर फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाए तो फिर नेमिंग कैसी होगी। अगर आप सिंपल नेमिंग कर पा रहे हो तो आपको फंक्शनल ग्रुप आने पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्यों, आपने क्या करना है, सिर्फ सफिक्स जोड़ देना है। देखिए सपोज मैं कह रहा हूँ CH3 CH3, और अब ये बन गया CH3 CH2OH। बाकी फंक्शनल ग्रुप आप ऐसे ही नेमिंग कर सकते हो, बहुत ईजी है, ठीक। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये कंपाउंड कन्वर्ट हो गया OH वाले फॉर्म में, और इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, OH का मतलब ऑल, मतलब OL जोड़ना है। तो अगर मैं सिंपली इसका नाम लिखूँ, इसका नाम क्या है, देखिए मीथेन, सॉरी नॉट मीथेन, 2 कार्बन क्या आएगा, इथेन, नाम हो गया इथेन। अब देखिए इथेन में आपने क्या करना है, अल्फाबेट के तौर पे आपने क्या करना है, इस अल्फाबेट E को हटा देना है, और यहाँ पर क्या जोड़ना है, जो हमने इससे पहले लिखा था, क्या लिखा था, OH के किस में लिखा था, OL। बस इतना सा आपको करना है, नेमिंग इसकी आ जाएगी। इसके बाद इसका नाम क्या है, ETHAN, क्योंकि E तो रिप्लेस हो गया, कौन जुड़ गया,
OL, तो इसका नाम क्या हो गया, इथेनॉल। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना आपको, क्या करना है उसके सफिक्स याद रखने हैं। OH है तो ऑल है, ठीक है। एक एल्डिहाइड का लेते हैं, सपोज मेरे पास है CH3 CH2 और CH3, और मैंने इसमें जोड़ दिया एक एल्डिहाइड CH, ठीक है, एक एल्डिहाइड में जोड़ दिया CH। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या है, प्रोपेन। अब ध्यान रखिए, प्रोपेन से प्रोपेनॉल, प्रोपेनल ही बनेगा, ठीक है, प्रोपेन से प्रोपेनल ही बनेगा, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट CH जोड़ दोगे तो यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में पहले से कार्बन है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, वरना आप क्या करोगे, CH3 CH2 CH2 CHO, तो ब्यूटेन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रोपेन आपने क्या करना है, देखिए प्रोपेन में आपने क्या करा, CH3 CH2 CH2, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि जुड़ने पर एक कार्बन बढ़ जाता है, किसके केस में, इन तरह के ग्रुप, जैसे CHO है, COOH है, ठीक है। इन केसेस में अगर आपके पास कोई इस तरह का ग्रुप है जिसमें पहले से कोई कार्बन है, आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पर एक कार्बन संख्या बढ़ जाती है। वो मैंने जल्दबाजी में कुछ उल्टा बोल दिया, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कार्बन संख्या बढ़ जाती है, मैंने कहा कि सेम रहती है, ठीक है, थोड़ा वहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया था। तो क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी फंक्शन ग्रुप, देखिए OH में नहीं था, अगर मैंने यहाँ पे OH ऐड करा, इसमें कोई कार्बन नहीं था, इससे नाम वही रहा, मतलब इथेन से इथेनॉल ही बना। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रोपेन की, तो प्रोपेन से प्रोपेनॉल नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने जो फंक्शनल ग्रुप उठाया है आपकी बार, उसमें ऑलरेडी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ऑलरेडी एक कार्बन जुड़ा हुआ है, किसमें, इस फंक्शनल ग्रुप में ऑलरेडी कार्बन जुड़ा है। इसका मतलब आप क्या मिलने वाला है, CH3 CH2 CH2, यहाँ तक तो इसका था जो आपका ऑलरेडी ओरिजिनल कंपाउंड, उसमें 3 कार्बन थे, लेकिन एक जुड़ गया CHO, मतलब एक कार्बन एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो अब इसका नाम क्या होने वाला है, देखिए ब्यूटेनल। AL जोड़ा मैंने, क्यों, क्योंकि पहले हम लिख चुके हैं CHO में क्या जुड़ता है AL, OH में क्या जुड़ता है OL, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। प्रोपेन से ब्यूटेनल बना, क्यों बना, क्योंकि जो फंक्शनल ग्रुप ऐड हुआ उसमें ऑलरेडी एक कार्बन इंक्लूड था, तो कार्बन संख्या बढ़ जाएगी। तो प्रोप क्या हो जाएगा, ब्यूट, ब्यूट क्या हो जाएगा, पेंट, पेंट क्या हो जाएगा, हेक्स, ठीक है। इस तरह से आप एक सेम इसी तरह का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यही क्वेश्चन मैं लेता हूँ, CH3 CH2 CH3 और इसमें जुड़ गया COOH ग्रुप, बिल्कुल वैसे ही है COOH ग्रुप। और यहाँ पर खास बात क्या है, CHO और COOH का जो ओरिजिन है वो कार्बोनिल ग्रुप से ही है। कार्बोनिल ग्रुप में जब आप मॉडिफिकेशन करते हो तो वहाँ से या तो इथेनॉल निकलेगा, सॉरी एल्डिहाइड निकलेगा, या फिर ये आपका ओइक फॉर्म निकल जाता है, ठीक है। मॉडिफिकेशन की बात है, ठीक है। देखिए तो COH आपने जोड़ा तो क्या हो गया, यहाँ पर ये आपने जैसे ही जोड़ा तो आपको क्या मिला, CH3 CH2 CH2 COOH, ठीक है, क्या जुड़ गया आपको, COOH। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, नाम क्या मिलने वाला है, देखिए प्रोप था, लेकिन अब हो गया 1 2 3 4, 4 का मतलब ब्यूट, ठीक है, 4 का मतलब ब्यूट, ब्यूटेन होना था, तो इसका नाम क्या होना था AN, लेकिन E हम नहीं लिखते, जैसे इसमें नहीं था, ब्यूटेन नाम होना था, सॉरी प्रोपेन नाम होना था, लेकिन अब क्या हो गया 1 2 3 4 मतलब ब्यूटेन हो गया, ठीक है। अब ब्यूटेन के केस में वैसे ही करना है, होना था ब्यूटेन के हिसाब से, लेकिन अब E को क्या करना है, रिप्लेस करना है। और OOH का मैंने आपको, COH का मैंने आपको क्या बताया था, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। इसका मतलब होना तो ब्यूटेन था, 4 कार्बन के हिसाब से ब्यूटेन होना था, लेकिन E हटा देंगे और ओइक जोड़ देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेनोइक एसिड, क्या हो जाएगा आपका ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जहाँ पर कार्बन वाला ग्रुप कोई अटैच होता है वो अपने साथ क्या करता है, एक कार्बन संख्या को बढ़ा देता है। तो अगर मिथ टाइप का होगा क्या हो जाएगा, इथ हो जाएगा, इथ टाइप का तो प्रोप हो जाएगा, ये प्रोप टाइप का था तो ब्यूट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और आपको सफिक्स का नाम रखना है, अगर आपने सफिक्स उसके याद कर लिए तो फिर आपको नेमिंग में दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। इसको बोलते हैं ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि मैं यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट ऐड करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ पर जोड़ देता हूँ एक Cl, हो सकता है थोड़ा एडवांस आपको नेमिंग मिल जाए। सपोज मैंने यहाँ पे Cl ऐड कर लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 1 2 3 4 नेमिंग करना पड़ेगा। और नेमिंग कहाँ से करना है, जहाँ से छोटा नंबर मिलता है फंक्शनल ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप COH है, ठीक है। तो आपका क्लोरो कहाँ पर आया, कार्बन नंबर देखिए 3 पर आया, तो ये हो जाएगा 3 क्लोरो, और ये हो जाएगा आपका क्या, ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। ये क्या बता रहा है कि 3 नंबर पर क्लोरो है और एक ऐसा एसिड है ब्यूटेनोइक एसिड। तो इस तरीके से आप
फंक्शनल ग्रुप के बेस पर भी नेमिंग कर सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको कौन सी नेमिंग आनी चाहिए, सिंपल नेमिंग आपको आनी चाहिए। सिंपल नेमिंग मतलब एल्कीन एल्कीन एल्काइन वाली। अब बात आती है कि अनसैचुरेटेड क्या होता है और सैचुरेटेड क्या होता है। देखिए आपके पास एक और चीज़ इसमें दी गई है, व्हाट डू मीन बाय सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए अनसैचुरेटेड वो हैं जो अभी भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं, जो अभी भी हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं। मतलब सपोज करिए मैं बात कर रहा हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2 की, तो इसको हम कह देते हैं क्या, अनसैचुरेटेड, अभी ऐड कर सकता है। सपोज मैं बात कर रहा हूँ इसकी इथाइन की, इथाइन भी अनसैचुरेटेड है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ CH3 की, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो, नहीं होगा, क्यों, स्पेस नहीं है, ऑलरेडी वैलेंसी सेटिस्फाइड है हाइड्रोजन से। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन एडिशन पॉसिबल है, क्यों, अभी भी आप चाहते हैं यहाँ पर 4 हाइड्रोजन आराम से ऐड कर सकते हो, 4 हाइड्रोजन एटम्स कैन इजिली फिट हियर। ओके, यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आप कितने ऐड कर सकते हो, 2 हाइड्रोजन एटम ऐड कर सकते हो, क्योंकि आप 2 हाइड्रोजन ऐड करोगे फिर ये क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ 4 ऐड करोगे ये हो जाएगा CH3, लेकिन तो पहले से CH3, ठीक है। तो आपको सैचुरेटेड मतलब ये याद रखना है, सैचुरेटेड मतलब जहाँ पर सब्सटीट्यूएंट ऐड करने की टेंडेंसी हो, जरूरी नहीं हाइड्रोजन, हो सकता है क्लोरीन हो, कुछ और हो, तो जहाँ पर एडिशन पॉसिबल है, एडिशन पॉसिबल होता है, उन तरह के हाइड्रोकार्बन्स को क्या कह देते हैं, अनसैचुरेटेड। दीज आर अनसैचुरेटेड। एग्जाम्पल, इन आइन वाले जितने कंपाउंड हैं वो अनसैचुरेटेड की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन जहाँ पर एडिशन पॉसिबल नहीं है उसको बोल देते हो आप सैचुरेटेड, मतलब ऑलरेडी सैचुरेट हो चुका है, अब आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये अनसैचुरेटेड है तो यहाँ पर एडिशन होता है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल है आपका एल्कीन और एल्काइन, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का आपके पास एग्जाम्पल है एल्केन, ठीक है। ध्यान रखिए एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, ये इनका जनरल फॉर्मूला है, आप इससे कोई भी एल्कीन बना सकते हो। सपोज मुझे बनाना है 6 कार्बन वाला एल्कीन, तो मैं क्या करूँगा, एन की जगह रखूँगा 6, C6H, 2 × 6 12 + 2 14, C6H14, मतलब ये एक ऐसा एल्कीन है जिसके पास 6 कार्बन। बात करो एल्काइन की तो फॉर्मूला आता है CnH2n, ऐसे आप बना सकते हो आराम से कोई भी एल्कीन, और एल्काइन का हो जाता है CnH2n-2, इससे भी आप किसी एल्काइन को आराम से बना सकते हो, ठीक है। जैसे बात करें मैंने ये वाला एल्काइन कैसे बनाया होगा, देखिए ये भी एल्काइन है, तो यहाँ पर 2 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से C2H, 2n का मतलब 4 - 2, यानी कितना हो गया C2H2, तो C2H2 इसका फॉर्मूले का नाम है, ठीक है। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, एल्कीन एल्काइन को खुद बना सकते हो। आपको दे देगा, सपोज आपके पास क्वेश्चन आ गया है एग्जाम में, दैट मेक एन एल्काइन हैविंग 5 कार्बन, मेक एन एल्काइन हैविंग 5 कार्बन, तो आपको क्या करना है, एन की जगह 5 को फिट करना है और आराम से आप उसका फॉर्मूला बता सकते हो, ठीक है। तो ये तो आपका हाइड्रोकार्बन्स में अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड क्या होता है। लास्ट आपके पास पढ़ते हैं जरा यहाँ पर कॉरोजन्स क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप में आपको ध्यान रखिए, आपको सफिक्स याद रखने हैं, सफिक्स आपको आनी चाहिए ताकि आप उसकी नेमिंग कर सको, ठीक है। लास्ट आपका कॉरोजन होता है क्या, देखिए कॉरोजन में जो क्वेश्चन मोस्टली आपको पूछा जाता है वो ऐसा पूछा जाता है कि आपको कुछ कंडीशन दे दी जाती है और आपसे कहा जाता है विल देयर बी कॉरोजन और नॉट। इसके मतलब आपको नेसेसरी कंडीशन आनी चाहिए। और कॉरोजन होता क्या है, एक ब्राउनिश कलर्ड कंपाउंड जो मेटल्स के ऊपर क्या करता है, लेयर बना देता है ब्राउन कलर का। जैसे आपने कभी भी कोई मेटल दिखा हुआ पानी में, उस पर क्या होता है, जंग लग जाता है, हिंदी में उसको कहते हैं जंग लग जाना, ठीक है। तो कॉरोजन की एक कंडीशन होती है कि इसको कॉरोजन किसी चीज़ में को रस्ट होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, वहाँ पर होना चाहिए मॉइस्चर और साथ में होनी चाहिए ऑक्सीजन। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास होती हैं तो कोई भी मेटल रस्ट कर सकता है। सो नेसेसरी कंडीशन इज मॉइस्चर एज वेल एज ऑक्सीजन शुड बी देयर। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आयरन है मेरे पास और इसको मैंने मॉइस्चर के फॉर्म में मतलब वाटर ऑक्सीजन दे, तो आपको क्या देता है, ये देता है आपको Fe2O3.XH2O। तो ये है आपका क्या, रस्ट। इसको हम क्या कह देते हैं, रस्ट। नेसेसरी कंडीशन ध्यान रखिए, मॉइस्चर और ऑक्सीजन होना ही चाहिए। अगर मॉइस्चर है, ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है, मॉइस्चर नहीं है, तो रस्ट फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। और लास्ट समय क्वेश्चन था कि व्हेन अ कंपाउंड अंडरगोज रस्ट व्हाट इज चेंज इन मास, तो डेफिनेटली क्या होगा, मास इंक्रीज होगा। पहले देखिए केवल Fe है,
केवल Fe है। अब इतना बड़ा कंपाउंड बन गया, कुछ ना कुछ मास तो होगा। इसका मतलब जब भी कोई कंपाउंड रस्ट के अंडर हो जाता है या उस रिएक्शन में जाता है, उस प्रोसेस में जाता है, तो उसका मास बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा कंपाउंड हो जाते हैं। क्लियर? तो रस्ट इज अ ब्राउनिश कंपाउंड फॉर्म्ड ओवर अ मेटल व्हेन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एज वेल एज ऑक्सीजन। मॉइस्चर ऑक्सीजन साथ में होगा तो आपको क्या मिल जाता है? रस्ट मिल जाता है। कलर का हो सकता है क्या होता है? ब्राउनिश कलर, तो आप प्रैक्टिकली देखते ही हो। ठीक है। सो द मस्ट कंडीशन फॉर कोरोजन इज मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, एंड दे कैन गिव यू द फॉर्मूला लाइक दिस, व्हिच ऑफ द फॉर्मूला शोज रस्ट। तो आपको FeO3 के साथ कुछ और जोड़ दिया, कुछ और जोड़ दिया, तो आपको किस पर टिक करना है? Fe2O3.XH2 वाले कंपाउंड पर। ठीक है। इसके बाद एक वीडियो अपलोड किया जाएगा आपका मेटलर्जी पे, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है तो उसको इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर सकते। एक दो दिन में आपका मेटलर्जी वाला वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से आपको कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में क्यों जा रहा है, थर्मल हीटिंग में क्यों नहीं जा रहा। ठीक है। या फिर क्यों आप किसी पर्टिकुलर मिनरल को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हो, डायरेक्टली उसको एक्सट्रैक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो, ओर्स क्या होते हैं, मिनरल क्या होता है, स्लैग क्या होता है, इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है। इस वीडियो में क्या हो जाएगा, लेंथ कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी। ठीक है। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा? इस वीडियो में आपने सीखा है कार्बन क्या होता है, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, गुड कंडक्टर के फॉर्म कौन कौन से हैं, उसमें बैड कंडक्टर कौन सा है, न्यूली डिस्कवर्ड कार्बन का फॉर्म कौन सा है। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, नेमिंग कैसे की जाती है, एल्केन की, एल्कीन की, एल्काइन की, नंबरिंग कितनी इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कई बार आपको कंपाउंड दे दिया जाएगा, नंबर के बेस पे आपको ऊपर जी करेंगे। जैसे आपको दे दिया ब्यूटीन, या सॉरी ब्यूटीन आपको दे दिया, ब्यूटीन 2, ब्यूटीन 3, ब्यूटीन 4, ब्यूटीन 1, कुछ ऐसा आपको नाम दे दिया, आपने उस पर टिक करना है। कैसे टिक करोगे? ऑन द बेसिस ऑफ नंबरिंग दैट यू हैव असाइन टू दैट पर्टिकुलर कंपाउंड। फिर आप फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ जाता है तो आपने क्या करना है? फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स याद रखना है। ठीक है। जैसे आपका एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एल्डिहाइड कीटोन आपके एक ही जगह से निकले, कहाँ से? जैसे मैंने आपको बताया कार्बोनिल ग्रुप से आपके क्या निकले हैं? एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन। देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे आपके पास है C डबल बॉन्ड, ये आपके पास कोई कंपाउंड, ये इसको बोला जाता है कार्बोनिल कंपाउंड। अगर मैं यहाँ पे H और CH3 लगाता हूँ तो भी ये एल्डिहाइड ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको कंडेंस कर लूँ तो क्या बन जाएगा? CHO मतलब एल्डिहाइड। लेकिन अगर किसी तरीके से यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप लगा दिए जाएं तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप से ही निकले यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन। अगर दोनों वैलेंसी आप सर्टिफाई कर लेते हो एल्काइल से तो बन जाता है कीटोन। लेकिन अगर आप किसी भी एक उसको छोड़ देते हो बिना एल्काइल ग्रुप के, मान लो यहाँ पर मैं H लगा दूँ तो क्या हो जाएगा? CHO, तभी क्या हो जाता है? एल्डिहाइड। ठीक है। तो ग्रुप्स आपको क्या रखना है? इसमें ओन याद रखना है, एल्डिहाइड में एल याद रखना है, COO में आपको क्या रखना है? ओइक ग्रुप याद रखना है, ओइक एसिड याद रखना है। ठीक है। SO3 में आपको सल्फर ग्रुप लग जाता है। तो आप जब बुक से ग्रुप्स को पढ़ोगे प्रोसेस वही है, आपने सफिक्स को ऐड कर देना है और नेमिंग उस तरीके कर देनी है जैसा आपको इस वीडियो में बताया गया। तो नेक्स्ट आपका वीडियो अपलोड होगा आपका मेटलर्जी के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप स्टडिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।